यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। इनमें से किन किन बातों को इन्होंने बोला कि हमने बुलडोजर पंचर कर दिया, डबल इंजन फेल कर दिया, और यह भी कहा कि लोकतंत्र की फसल जहां लहलहाती थी वहां इतनी सारी गुंजाइशें पैदा हो गई कि हमको हर समय सतर्क रहकर रहना पड़ा। क्या वजह है? इनमें से कौन सी वजह है कि 240 के आसपास जाकर भारतीय जनता पार्टी रुक रही? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे देश की जनता का कि उन्होंने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया। दूसरी चीज, अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि आखिर क्या कारण है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने मित्र को इतना बताना चाहता हूं कि ये जो है ना, एक प्रदेश का चुनाव नहीं था, ये पूरे देश का चुनाव था। और अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह कमल का फूल खिला है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कुछ जगहों पर कुछ क्षेत्रीय मुद्दों के कारण या कुछ कैंडिडेट्स की नाराजगी के कारण हो सकता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल ना खिला हो। उसमें से उत्तर प्रदेश भी आता है। और एक और बात देखिए, सूर्या मैथिल, आप क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से यहां जुड़े हुए हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैं जब खुद गया था इलेक्शन यात्रा के दौरान, ग्राउंड पर लोगों से मिला था, कई जगहों पर कैंडिडेट्स के खिलाफ मैंने गुस्सा देखा था, या फिर यह भी देखा था कि कई जगहों पर जो कैंडिडेट बाहर से वहां पर लाकर चुनाव लड़वाया जा रहा है, उसको लेकर वहां से पहले जो कैंडिडेट था, जो तैयारी कर रहा था, उसने प्रत्यक्षता नहीं दिखाया, लेकिन वो कहीं ढीला पड़ गया था। उसके सपोर्टर्स ये दिखाई दे रहा था कि उस जोश के साथ नहीं लग ये रहा था कि पिछले चुनावों में भी ये सब चीजें हुई हैं, लेकिन मोदी करिश्मा एक ऐसा रहा है जिसको जो इन सब चीजों को सरपास करके विक्ट्री ले आता है। इस बार इन सीटों पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? खासतौर से अयोध्या वाली सीट की चर्चा कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में एक छोटा सा विश्लेषण देना चाहता हूं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो 240 या 45, क्योंकि लास्ट तक अभी जाएंगे जब तो 245-46 तक हो जाएंगी सीटें, कुछ सीटों पे बहुत तगड़ी फाइट चल रही है, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ द वर्कर पहला कारण। दूसरा कारण, कुछ नेताओं के प्रति बहुत नाराजगी थी, उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, उसके अलावा मैं कहूं हरियाणा भी आता है, तो कुछ हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में राजस्थान भी आता है। इसको नटशेल में बोल दूं, ये जो तीन चीजें आप गिना रहे हैं, इसको नटशेल में ये कहा जा सकता है कि ब्रांड मोदी पर ओवर डिपेंडेंस हो गया। मोदी नाम का जाप करेंगे और बस सारी वैतरणियां पार हो जाएंगी। और मैं इसमें लाइन लगाना चाहता हूं, एक लाइन लगाना चाहता हूं कि आप एक महासमुद्र में हैं और नरेंद्र मोदी स्टीमर पे सभी लोग चढ़ गए, उनको लगा ओवर वेटेड हो गया, उनको लगा कि ये ले जाएंगे पार। हर कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी पे डिपेंडेंट, उनको लगता है मोदी का नाम लेंगे, उनको काम नहीं करना पड़ेगा, वो चुनाव जीत जाएंगे। नहीं तो सर, एक चीज और बताइए ना, इतनी मूर्ख नहीं है। ये बात भी बताइए कि अगर ऐसा था और ये बात महसूस की जा रही थी, तो फिर कैंपेन में इसको ऐसे लेकर क्यों चला गया कि आप किसी को भी वोट दे रहे हैं, असल में आप वो मोदी जी को वोट दे रहे हैं? देखिए, हर एक पार्टी की अपनी रणनीति होती है साहब, और वो रणनीति के हिसाब से चल रहे थे। आप ये भी देखिए ना कि एक तरफ मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या ये कुछ हद तक स्ट्रेटेजिक फेलियर है? विपक्ष इकट्ठा था। हाँ जी, क्या ये रणनीतिक इसको आप फेलियर मानते हैं कुछ हद तक? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं ये बात मानता हूं। प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के लिए खासकर मैं ये बोलना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उस संगठन को इस पर विचार मंथन करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि जमीन स्तर तक के कार्यकर्ता के संग कनेक्शन बना के रखें आप, केवल फोटो खिंचवा। नहीं, अब एक बात और मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए कि ये भी हमारे यहाँ पे ये एक चलन है, कई बार जब विपक्ष के पास ऐसा चेहरा होता है, वो भी पोर्ट्रे करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, वो असेंबली इलेक्शंस हो या देश के इलेक्शंस हो, और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करती है। जहां पर ऐसा नहीं होता वहां कन्वीनियंटली इसको किनारे भी रखा जाता है कि चेहरे को पोर्ट्रे किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, ये हमारा सीएम होगा, ये हमारा पीएम होगा। ये जो हमारी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसके लिए ये हेल्दी है या इसके लिए हेल्दी नहीं है? लोकेश जिंदल, अभी इसको देखते हुए कैसा लग रहा है आपको? आप अपना प्रश्न एक बार फिर से कहें। मैं तो सीधे सीधे ये पूछना चाहता हूं कि चेहरे के बारे में जब बात की जाती है, हमारे पास चेहरा ये है, इसका मतलब ये होता है कि जो दीगर चेहरे हैं, सांसद चुने जाएंगे, सांसद बाद में बैठेंगे और वो पीएम चुनेंगे। एक तरीका है वो ये है, लेकिन
पहले से ही एक चेहरा इतना बड़ा और उसके इर्द गिर्द ऑरा इतना बड़ा है कि उसके बाद बाकी चीजें गौड़ दिखाई देती हैं। हमारी डेमोक्रेसी के लिए ज्यादा अच्छा क्या है? देखिए, लोकतंत्र का असल मतलब तो तब होगा जब जनप्रतिनिधि प्रत्येक जनमानस के पास जाकर या फिर प्रत्येक जनमानस उस जनप्रतिनिधि तक जाकर अपनी समस्याएं बोल सके, उन समस्याओं का निवारण कर सके। लोकतंत्र का असल अर्थ तो यही है। जो आप कह रहे हैं कि किसी कोई बहुत बड़े चेहरे के आधार पर सभी जनमानस आकर वोट दें, ये एक तरह की भक्ति होती है, एक तरह का राजकारण होगा जहां एक राजा है और उसकी सभी प्रजा उससे मंत्रमुग्ध हो चुकी है और अपना भला न सोचते हुए केवल उसका गुणगान आपको गाती लगता है कि कांग्रेस इस तरह के फैक्टर से हमेशा दूर रही है? कभी राजा राजकारण वाले उसमें नहीं गई, वो कभी चेहरा पोर्ट्रे करके वो इलेक्शन में नहीं देखिए, गई? प्रत्येक राजनीति में इस तरह की स्थिति निर्माण हो सकती है जब कोई व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच जाए कि सभी उसके व्यक्तित्व में मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन यह अनिवार्य हो जाता है कि उस परिस्थिति में भी वह नेतृत्व इस बात का ध्यान रखे कि उसका कर्तव्य जो है जनमानस की सेवा के प्रति है, ना कि स्वयं का और कद बढ़ाना। प्रधानमंत्री जी का यह कह देना कि वे एक बायोलॉजिकल वे एक आम जनमानस नहीं है, उनका ये एक तरह से डिपिक्शन करना कि वे एक बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरी पार्टी एक तरह से इस तरह से बोलने लग गई थी कि जैसे ये कोई अवतार हो। अब देखिए, इनसे क्या होता है, एक जनमानस से डिस्कनेक्ट देखा भाजपा का। भाजपा जो फरवरी तक अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, 240 सीटें भी नहीं जमा पाई। इसका 240 सीटें जमा पाई। देखिए लोकेश, वो सवाल जो मैंने आपसे कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी से पूछा था, आपसे जानना चाहता हूं जी। 10 साल की तमाम तरह की एंटी इनकम्बेंसी, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी, तमाम तरह के ऐसे फैसले जो कई बार दोनों तरह से कहे गए कि आपने एक तरफा फैसले ले लिए, दूसरा यह भी कहा गया कि ये फैसले इसलिए लिए गए कि ये लोकप्रिय नहीं हैं लेकिन इसके दूरगामी परिणाम देश के लिए अच्छे हैं। उसमें बेशक बहुत सारे लोग नाराज हुए हों, ये बात भी कही गई। आपको लगता है कि 10 साल की इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अपने दम पर 250 के मार्क के आसपास भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, 98 के आसपास ग्रैंड ओल्ड पार्टी दिखाई दे रही है कांग्रेस, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद? ये किसने क्या कहा, 400 पार कहा नहीं कहा, वो थोड़ी देर के लिए अगर भुला कर देखें तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा के पास एक बहुत सशक्त संगठन था, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल रिसोर्स बेस था, लेकिन भाजपा की नीतियां देखिए। कोविड कार्यकाल के बाद में प्रत्येक घर के अंदर बचत नहीं बची थी और उसके बाद 2021 से लेके भाजपा ने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, एमजी नरेगा वगैरह जो स्कीम्स होती हैं, उनमें आउटले कम कर दिया। जीएसटी बढ़ता रहा और जीएसटी के कारण दाम बढ़ते रहे, बेरोजगारी बढ़ती रही। इससे जो एक आर्थिक तंगी लोगों ने महसूस की। वही तो लोकेश जी मैं समझना चाहता हूं, ये जो आप बता रहे हैं ये बड़े व्यापक स्तर पर आपका इशारा है कि ये परेशानियां थीं। अगर व्यापक स्तर पर परेशानियां थीं तो यहां पर 250 के आसपास अपने दम पर, या 300 के आसपास अपने दम पर, या 300 के पार अपने दम पर कांग्रेस को होना चाहिए था, और सहयोगियों के साथ तो 400 के आसपास पहुंच जाना चाहिए। अगर आप हर भाजपा के राज्यों का विश्लेषण करें तो भाजपा का ये 240 का अंक ओडिशा और आंध्र प्रदेश की मदद से आया है। अगर आप ओडिशा और आंध्र प्रदेश को हटा दें तो भाजपा का स्कोर बहुत ज्यादा नीचे आ गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ 36 सीटें मिली है। देखिए, भाजपा का स्कोर नीचे आया, हम भाजपा से जब बात करते हैं इस बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन लोकेश जी मैं ये जानना चाहता हूं